हेलो एवरीवन। हमने इंश्योरेंस स्टार्ट किया था और इंश्योरेंस में हमने फंडामेंटल थिंग्स को देखा था कि इंश्योरेंस में फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल थ्योरी क्या है इंश्योरेंस की, वो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा LIC, क्योंकि इंश्योरेंस का मतलब ही क्या होता है, इंश्योरेंस कहाँ से लिया जाता है, LIC। और LIC हर घर घर में प्रचलित है हमारे भारत में। तो LIC की फुल फॉर्म ही क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जो ये हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म LIC है, ये क्या है, ये भारत की एक सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, यानी कि एक इंश्योरेंस कंपनी है भारत की, जिसकी स्थापना आपके 1 सितंबर 1956 में की गई थी। क्यों की गई? क्योंकि यह लोगों को जीवन बीमा, जो आपका लाइफ इंश्योरेंस है, पेंशन प्लान्स और निवेश योजनाएं देती है। ये एक सरकारी कंपनी है, इसलिए लोग इसे भरोसामंद मानते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझो तो LIC में आप पैसे जमा करते हो और अगर भविष्य में कुछ हो जाए या समय पूरा हो जाए आपके इंश्योरेंस का, तो आपको या आपके परिवार को पैसा मिलता है। सिंपल लैंग्वेज ये है। देखिए, अगर हम LIC के सेकंड मीनिंग पे जाएं तो कभी कभी LIC का मतलब लाइसेंस भी होता है। LIC का मतलब क्या होता है, लाइसेंस भी। इस वर्ड को भी आप याद रखना। तो देखो, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC का गठन कब हुआ? 1 सितंबर 1956 को हुआ। कैसे बना LIC? भारत सरकार ने 245 निजी जीवन बीमा कंपनियों को मिलाकर एक ही सरकारी संस्था बनाई। कितनी निजी कंपनियों को मिलाकर? 245 निजी कंपनियों को मिलाकर एक आपकी संस्था बनाई, गवर्नमेंट संस्था बनाई, और इसके लिए कानून पास किया। कौन सा कानून था? LIC एक्ट 1956। कौन सा था? LIC एक्ट 1956। क्वेश्चन आ जाए, LIC एक्ट कब आया था? 1956 में आया था, जो आपका भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और यह एक सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। स्थापना के समय ये पूरी तरह सरकार के स्वामित्व में थी, लेकिन आज के दिन क्या है, ये एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। इसके गठन का उद्देश्य क्या था? कि लोगों की बचत को सुरक्षित करना, बीमा सेवाओं को संगठित करना, जनता को विश्वसनीय बीमा सुविधा देना और ग्रामीण क्षेत्रों तक बीमा पहुंचाना। ठीक है, ये क्या करती है? यह लोगों को जीवन बीमा यानी कि जो आपका लाइफ इंश्योरेंस है, और आपका पेंशन स्कीम्स होगी जैसे, और निवेश योजनाएं प्रदान करती है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि LIC में आप पैसा जमा करते हो और अगर भविष्य में कोई अनहोनी हो जाए या समय पूरा हो जाए तो आपको या आपके परिवार को पैसा मिलता है। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक होगा HSSC के अकॉर्डिंग, वो कौन सा है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। देखो, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जीवन बीमा अनुबंध है। क्या बोलते हैं हम इसको? जीवन बीमा अनुबंध। सिंपल लैंग्वेज में समझो ये क्या होता है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो हमारा LIC है, इन जैसे संस्थान द्वारा किया गया बीमा अनुबंध एक कानूनी समझौता होता है, एक लीगल बॉन्ड होता है, जिसमें आपकी बीमा कंपनी यानी कि जो इंश्योरर होता है और व्यक्ति, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिसी होल्डर या इंश्योर्ड बोलते हैं, इनके बीच में तय होता है कि व्यक्ति प्रीमियम देगा, बदले में कंपनी निश्चित समय पर मृत्यु पर पैसा देगी, यानी कि सम एश्योर्ड देगी। ठीक है, ये वो कंपनी है जो आपकी मौत पे आपको पैसा देती है। ठीक है, तो जीवन बीमा अनुबंध क्या है? जीवन बीमा एक ऐसा कानूनी अनुबंध है, एक ऐसा लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, बॉन्ड है, जिससे बीमा कंपनी इंश्योरर कौन होता है? जो आपकी बीमा कंपनी होती है वो, और बीमित व्यक्ति यानी कि जो पॉलिसी होल्डर होता है। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं? पॉलिसी होल्डर, जो इनकी पॉलिसी लेता है। इनके बीच में एक समझौता होता है कि व्यक्ति, जो बीमित व्यक्ति है, वो प्रीमियम देगा, व्यक्ति प्रीमियम देगा, और बदले में कंपनी, बीमा कंपनी उसकी मृत्यु या परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी पर एक निश्चित राशि
देगी। अब बीमा कंपनी का मूल अर्थ क्या है? अगर हम इसके कोर कॉन्सेप्ट पे जाएं तो बीमा, जीवन बीमा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऐसा अनुबंध है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन से जुड़े आर्थिक जोखिम, जो फाइनेंशियल रिस्क होता है, उसको बीमा कंपनी को क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, अपने फाइनेंशियल रिस्क को कंपनी को ट्रांसफ़र करता है और इसके बदले में जो आपकी बीमा कंपनी है वो एक निश्चित राशि उस इंसान को, जो आपका पॉलिसी होल्डर है या जो इंश्योर्ड है, उसको देने का वादा करती है कि आपको इतनी राशि मिल जाएगी। जीवन बीमा अनुबंध की अगर हम परिभाषा देखें तो क्या कह सकते हैं कि ये एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमाकर्ता और बीमित, बीमाकर्ता मतलब आपका जो इंश्योरर है, ठीक है, जो आपका इंश्योरर है, जो आपका इंश्योरेंस करता है, और जो बीमित, बीमित का मतलब आप व्यक्ति से ही लगा के चलो, यानी कि जो पॉलिसी होल्डर है या जिसको हम इंश्योर्ड बोल देते हैं, इंश्योरेंस की भाषा में क्या बोलते हैं? पॉलिसी होल्डर या इंश्योर्ड के जीवन से जुड़े जोखिम के बदले, यानी कि जो उसकी लाइफ का रिस्क है उसके बदले में प्रीमियम लेकर निश्चित राशि का भुगतान करने का वादा करता है। अगर हम इसके नेचर की बात करें कि नेचर कैसा है इसका, तो इसका नेचर यह एक कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि आश्रित अनुबंध है। कैसा है ये? एक कॉन्टिजेंट आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि जिसको हम आश्रित अनुबंध बोलते हैं, वो है। इसका मतलब क्या है कि जिसमें भुगतान एक घटना है, यानी कि डेथ या मैच्योरिटी पर जो निर्भर करता है, क्योंकि यह भुगतान की एक घटना या तो डेथ हो जाए आदमी की, या उसकी बीमा की जो टाइम पीरियड है मैच्योरिटी का, उस पर डिपेंड करता है। यह एक एलिगेटरी कॉन्ट्रैक्ट भी है जिसमें लाभ हानि आपकी निश्चित होती है। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक व्यक्ति है, 1 साल बाद मर जाता है या वो 40 साल बाद मरता है। इसका मुख्य उद्देश्य ही क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना, भविष्य की बचत और निवेश और जोखिम कवर करना। जैसे आपका कार इंश्योरेंस हो गया, हमारा हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, हाउस इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, इस टाइप के। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को लीगल नेचर, अगर हम इसके लीगल नेचर की बात करें तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो सामान्य अनुबंध कानून, यानी कि जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था? 1872 में आया था। इसके अंतर्गत इसको डाला गया है। साथ ही यह एक विशेष प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक अनुबंध होता है। क्यों होता है? इसमें कुछ विशेष सिद्धांत लागू होते हैं, जैसे आपका प्रपोजल फॉर्म और जो आपका होता है अंडर राइटिंग। प्रपोजल फॉर्म और अंडर राइटिंग क्या होता है? प्रपोजल फॉर्म आ गया है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट का फाउंडेशन है, यानी कि आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, प्रपोजल फॉर्म, वो आपको फिल करना होता है। इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाता है कि भाई आपकी एज क्या है, आपका व्यवसाय क्या है, आपकी इनकम कितनी है, आपकी हेल्थ हिस्ट्री कैसे है, आपको कोई बीमारी है या नहीं है तो कौन सी बीमारी है, वो सारी चीज़ आपको एक फॉर्म में लिख के देनी पड़ती है। और अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है? जोखिम मूल्यांकन। जो जोखिम मूल्यांकन होता है, इसका मतलब क्या है कि इंश्योरेंस जो कंपनी है वो एक रिस्क एसेस करती है फैक्टर के हिसाब से कि भी आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप पे ज़्यादा रिस्क होगा, कम है तो कम रिस्क मानते हैं। आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी हैबिट्स कैसी है, आपको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, जुआ खेलने की बीमारी तो नहीं है, ठीक है, या भाई कोई भी बैड हैबिट तो नहीं है आपके अंतर्गत, और आपका प्रोफेशन क्या है। ये होता है अंडरराइटिंग की आपको उस फॉर्म में क्या क्या लिखना पड़ता है जोखिम मूल्यांकन में। फिर वो डिसीजन लेते हैं कि आपको वो एक्सेप्ट करेंगे या आपको वो रिजेक्ट करेंगे, या वो एक्सेप्ट करने के साथ आपको हायर प्रीमियम देंगे। वो इनके ऊपर डिपेंड है कि वो आगे करते क्या हैं। अगर हम बात करें अब जीवन बीमा अनुबंध के आवश्यक तत्वों के बारे में कि कैसे वो आपको एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करते हैं जीवन बीमा के आवश्यक तत्व, उसमें एक बात आती है आपका प्रस्ताव, यानी कि ऑफर प्रस्ताव। प्रस्ताव का मतलब क्या है कि ग्राहक कंपनी को बीमा लेने के लिए आवेदन देता है। अब मान लो मैं जा रही हूँ,
मैं अपना फॉर्म लेके गई, फॉर्म भर के गई, अपनी सारी चीज़ें उसके अंदर लिख दी। उसके बाद मैं अब जा रही हूँ बीमा कंपनी, मैं अपना आवेदन दे आई। उसके बाद आपकी एक्सेप्टेंस होती है, यानी कि स्वीकृति। कंपनी आवेदन की जांच करेगी, यानी कि मेरे फॉर्म की जांच करेगी कि भाई मैंने ठीक रखा है या नहीं रखा। वो अपने हिसाब से जो इनकी जांच करने की रूल्स होते हैं वो करेगी, ठीक है। उसके बाद वो स्वीकार करती है। फिर देखो, बीमित व्यक्ति प्रस्ताव भरता है, फॉर्म भरता है, प्रपोजल, कंपनी उसे स्वीकार करती है। यही ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है। जैसे आयु होगी, हमारी हेल्थ होगी, हमारी हैबिट्स होगी, और प्रपोजल फॉर्म एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट का आधार होता है। फिर उसके बाद आपका प्रतिफल आता है, प्रतिफल कह लो, कंसिडरेशन, यानी कि बीमित द्वारा दिया गया प्रीमियम कितना है। प्रीमियम यानी कि ग्राहक द्वारा नियमित रूप से जमा किया जाने वाला पैसा, कि वो रेगुलर कितना पैसा जमा कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। कंपनी द्वारा दिया जाने वाला बीमा कवर, दोनों तरह से कंसिडरेशन होता है, यानी कि इंश्योर्ड प्रीमियम की बात करता है, जो मैं हूँ, मैं इंश्योर्ड हूँ, मैं कितना पैसा दे रही हूँ, और इंश्योरर जो बीमा कंपनी का वो लगा लो एम्प्लॉय, वो रिस्क कवर और सम अश्योर्ड पे बात करेगा, ठीक है। वह राशि, सम अश्योर्ड का मतलब होता है कि वो राशि जो कंपनी देगी, सम अश्योर्ड का मतलब होता है ये, ठीक है। उसके अंतर्गत फिर आपकी कुछ पॉलिसीज आ जाती है, कानूनी क्षमता आ जाती है। लीगल कैपेसिटी की बात करते हैं कि जो अनुबंध करने वाले व्यक्ति की उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि वो मैच्योर होना चाहिए, और इस पर वो एक स्वतंत्र सहमति की बात करते हैं, फ्री कंसेंट की बात करते हैं। किसी प्रकार का दबाव, धोखा या गलत जानकारी नहीं होनी चाहिए। फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन या कोरेशन नहीं होना चाहिए। वैध उद्देश्य, यानी कि लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है, अनुबंध का उद्देश्य वैध होना चाहिए, ठीक है। फिर बीमा योग्य हित, इसके अंतर्गत बात आती है आपके इंश्योरेबल इंटरेस्ट की, कि जीवन बीमा में यह होना जरूरी है कि यह इसकी मैच्योरिटी कब होनी चाहिए, किस टाइम तक होनी चाहिए, पॉलिसी लेते समय एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होता है, बीमा योग्य हित होता है कि भाई कितना आप प्रीमियम दे रहे हो, कब तक उसकी मैच्योरिटी है, पॉलिसी लेते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल आप पति पत्नी के नाम पे ले रहे हो, या माता पिता के, या बिजनेस पार्टनर के, कैसे आप इंश्योरेंस करवा रहे हो। ध्यान देने योग्य बात क्या है, एक सेकेंड, कि जो लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो बाद में ख़त्म हो जाए तब भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है। इस चीज़ को याद रखना कि बीमा कितने साल तक चलेगा, ये तो बात आपकी किस में आ जाती है, बीमा योग्य हित में आ जाती है कि कितने साल तक चलेगा। अब आगे बात ये कह रहा है कि जो लाइफ इंश्योरेंस है, इसमें जो आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, आपका जो ब्याज है, वो बाद में ख़त्म हो जाए तब भी वो क्या रहता है, मान लो आपकी मैच्योरिटी होगी तो उसके बाद भी एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है। इसमें आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट की बात की जाती है, बीमा पत्र की। यह कॉन्ट्रैक्ट का एक लिखित प्रमाण होता है, आपको एक सर्टिफिकेट सा दे देंगे, एक कागज सा दे देंगे कि भाई आपका और हमारे साथ क्या हो चुका है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। इसके अंतर्गत क्या होता है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आपका पॉलिसी का नंबर होता है, सम अश्योर्ड होता है, यानी कि जो पैसा दिया जाना है वो लिखा होता है, प्रीमियम की डिटेल होती है कि आपने कितना पैसा जमा किया है, और उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। यानी कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्या होता है, एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। एविडेंस मिल जाता है आपको कि हमने इस बीमा कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। अगर हम प्रीमियम की बात कह रहे हैं, प्रीमियम का मतलब पैसे से, गहराई से थोड़ी है। प्रीमियम का मतलब पैसा होता है भाई। प्रीमियम, अगर हम प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम के कैसे प्रकार होता है, एक तो लेवल प्रीमियम होता है, एक सिंगल प्रीमियम होता है। जो आपका लेवल प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम होता है, एक सेकंड रुकना, देखिए हम कहाँ थे, प्रीमियम पे थे। प्रीमियम क्या होता है,
लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में प्रीमियम वो पैसा होता है जो आप बीमा कंपनी, जैसे आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC है, इसको आप नियमित रूप से पैसा देते हो। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं, प्रीमियम को बीमा चालू रखने की फीस होती है। इसमें आपको नियमित भुगतान करना होता है, चाहे वो आप मंथली कर लो, क्वार्टरली कर लो, हाफ ईयरली कर लो या ईयरली कर लो। ये आपके किस चीज़ पर निर्भर करता है, प्रीमियम कम या ज़्यादा भी हो सकता है। ये इन चीज़ों पर निर्भर करता है कि भाई आपकी एज कितनी है, हेल्थ क्या है, आपका सम एश्योर्ड कितना है, यानी कि पॉलिसी की राशि कितनी है, पॉलिसी की टर्म्स यानी कि उसकी अवधि कितनी है, कितने टाइम पीरियड के लिए। मान लो कि 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली, तो तुमने हर साल 5,000 से 15,000 रुपये का प्लान ले लिया, ये आपको देना पड़ेगा हर साल। अगर प्रीमियम समय पर नहीं दिया जाता तो क्या होता है, पॉलिसी लैप्स हो जाती है, यानी कि पॉलिसी बंद हो सकती है और कुछ समय तक ग्रेस पीरियड भी मिलता है लेट फीस के साथ। ठीक है, तो प्रीमियम के लिए हम क्या कह सकते हैं कि वो पैसा है जो तुम आज देते हो ताकि फ्यूचर में फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप लोगों को मिल सके। अब इसमें बात आती है कि प्रीमियम कितने टाइप का होता है। प्रीमियम 2 टाइप का होता है। 2 कॉमन तरीके होते हैं लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम देने के। वो 2 तरीके कौन कौन से हैं, एक तो होता है लेवल प्रीमियम, एक होता है आपका सिंगल प्रीमियम। जो आपका ये लेवल प्रीमियम है, ये क्या होता है, लेवल प्रीमियम ये होता है कि इसमें आप हर साल महीने में बराबर बराबर अमाउंट देते हो। आप ये लिख सकते हो कि हर साल या महीने में सेम अमाउंट देते हो। यानी कि 5,000 की किस्त है तो 5,000 की किस्त दोगे, 15,000 की है तो 15,000 की दोगे, सेम अमाउंट देते हैं। यानी कि प्रीमियम पूरी पॉलिसी अवधि में सेम रहना चाहिए, लंबे समय तक पेमेंट करना होता है इसमें, और बजट प्लानिंग आसान होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल की बात करें, मान लो अगर आपने 10,000 रुपये सालाना प्रीमियम चुना है तो 20 साल तक आप हर साल 10,000 रुपये दोगे। ठीक है, उसके बाद आता है सिंगल प्रीमियम। सिंगल प्रीमियम क्या होता है, जो एक बार में ही पूरा पैसा दे दे, एक बार में ही पूरा पैसा दे दे। यानी कि अब उसको मंथली, ईयरली, क्वार्टरली ऐसे देने का कोई वो नहीं है, वो एक बार में ही अपना पैसा दे देगा, एक बार में पेमेंट कर देगा। उसके बाद में उसको कोई टेंशन नहीं होती और शुरू में अमाउंट थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। मान लो 10 लाख की पॉलिसी ली तो आप एक बार में 1 या 2 लाख रुपए अप्रोक्सीमेट दे सकते हो। ठीक है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो हमारा लेवल प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम में डिफरेंस क्या होता है। अगर हम भुगतान की बात करें तो लेवल में हमें बार बार में भुगतान करना पड़ता है, बोझ कम करके करता है। यानी कि मान लो 10,000 हर महीने 10,000 दे रहे हो या हर साल 10,000 दे रहे हो। सुविधा कैसी होती है भाई, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, सुटेबल किसके लिए, जैसे जॉब वालों के लिए, रेगुलर इनकम वालों के लिए। तो सिंपल लैंग्वेज में आप समझो कि लेवल प्रीमियम क्या होता है, जो धीरे धीरे पेमेंट जाए, और सिंगल प्रीमियम क्या होता है, जो एक बार में पेमेंट दे के ख़त्म करे कहानी। प्रीमियम को तय करने के फैक्टर क्या होते हैं, उसकी मोरालिटी रेट कितनी है, उसका इंटरेस्ट रेट कितना है, और वो कितना एक्सपेंस कर सकता है। अगर हम बात करें मोरालिटी टेबल की, मोरालिटी टेबल क्या बताता है, मोरालिटी टेबल हमें बताता है कि किस उम्र में व्यक्ति की मृत्यु की संभावना होती है। ठीक है, अगर अब हम इसके स्पेशल प्रिंसिपल की बात करें, स्पेशल प्रिंसिपल में हमारा पहला आ जाता है क्या, अत्यधिक सद्भावना का सिद्धांत। जो आपका ये अत्यधिक सद्भावना का सिद्धांत है जिसको हम बोल देते हैं अटमोस्ट गुड फेथ। क्या बोल देते हैं, अटमोस्ट गुड फेथ। इसका काम क्या है, आपका अत्यंत सद्भावना, या इसको हम अटमोस्ट गुड फेथ भी बोल देते हैं। ठीक है, उब्रमाइम फेडी भी बोल देते हैं, फेदई, क्योंकि ये फेदई का ही सिद्धांत है। इसको इसलिए हम उब्रमाए फेदई भी बोल देते हैं क्योंकि ये उन्हीं के द्वारा दिया गया था सद्भावना का सिद्धांत। इसको हम अत्यंत सद्भाव भी बोल देते हैं, यानी कि दोनों पक्ष, यानी कि जो आपका बीमा करता है, जो आपका बीमा करेगा इंश्योरर, और इंश्योर्ड जिसने बीमा करवाना है, उन दोनों पार्टीज़ में सच्ची जानकारी होनी चाहिए। यानी कि ना आपको कोई बीमारी छुपानी चाहिए, ना उसको कोई झूठ बोलना चाहिए।
ठीक है, दोनों पक्षों को सभी महत्वपूर्ण तथ्य बताने होते हैं। मटेरियल फैक्ट्स क्या होते हैं, यानी कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग की बतानी होती है, आपका प्रोफेशन बताना होता है, कोई रिस्क की जॉब तो नहीं है। अगर छुपाया तो उससे क्या हो जाती है, आपकी पॉलिसी वॉइड हो जाती है, यानी कि आपकी पॉलिसी ख़त्म हो जाती है। फिर बात आती है इंश्योरेबल इंटरेस्ट की, जो बीमा योग्य हित है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है, जिस व्यक्ति का बीमा हो रहा है, मान लो मेरा बीमा हो रहा है, तो उससे आपका संबंध हित होना चाहिए। ठीक है, यानी कि मैं मेरी पेरेंट्स का बीमा करवा रही हूँ, तो उससे मेरा एक रिलेशन होना चाहिए, एक ब्लड रिलेशन या एक बिजनेस पार्टनर होना चाहिए। बीमित व्यक्ति का जीवन से हित होना चाहिए, यानी कि आपका उससे संबंध होना चाहिए। यहाँ से हित का मतलब है संबंध, जैसे माता पिता, पति पत्नी वगैरह, बच्चों के साथ आपका क्या संबंध है, पिता पुत्र है, पिता पुत्री है। ठीक है, इसमें फिर एक बात होती है आपकी निश्चित घटना की। निश्चित घटना यानी कि सर्टेन इवेंट क्या है भाई, देखो मृत्यु निश्चित है, बस समय अनिश्चित होता है। इसमें ये बात की जाती है कि मृत्यु निश्चित है, केवल समय अनिश्चित है, हमें नहीं पता कि कब आएगी, लेकिन हमारी मौत तो होनी है। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस एक यूनिक कॉन्ट्रैक्ट है। फिर इसमें बात आती है लंबी अवधि का अनुबंध, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। यह कई वर्षों तक चलता है। मुआवजा सिद्धांत लागू नहीं होता, जीवन का मूल्य तय नहीं किया जा सकता, इसलिए तय राशि ही मिलती है। इसमें आपको असाइनमेंट और नॉमिनेशन की सुविधा होती है कि भी आप नॉमिनेट किसको कर रहे हो। जैसे आजकल हम जो भी बीमा लेते हैं, हम उसमें नॉमिनी बनाते हैं। ठीक है, अगर आप एफडी भी करवा रहे हो तो उसमें भी आप नॉमिनी का नाम लिखवाते हो। वैसे ही सेम अगर आप इंश्योरेंस करवा रहे हो तो उसमें हमें एक नॉमिनेशन देना पड़ता है, एक नॉमिनी देना पड़ता है। पॉलिसी का ट्रांसफ़र या नामित नॉमिनी किया जा सकता है बैंक को लोन के लिए। ठीक है, और इसमें फिर नॉमिनेशन नामांकन क्या होता है, पॉलिसी होल्डर तय करता है कि पैसा कैसे मिलेगा। बोनस इन लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। ठीक है, जो ये बोनस इन लाइफ इंश्योरेंस है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इसमें पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी में बोनस मिलता है। जो हमारा बोनस है, कितना बोनस मिलेगा, कैसे बोनस मिलेगा, इन सब की बातें इसमें की जाती है। ठीक है, यानी कि पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज में बोनस मिलता है। अगर हम बात करें कि बोनस क्या होता है, मान लो आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपको बोनस मिल रहा है, यानी कि एक अतिरिक्त पैसा मिल रहा है आपको काम करने का, तो हम बोनस को सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में बोनस का क्या मतलब होता है, बोनस वो अतिरिक्त, वो एक्स्ट्रा पैसा होता है जो बीमा कंपनी, जैसे आपकी LIC है, अपने मुनाफे में से पॉलिसी धारक को देती है। जो उसको प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, उसमें से कुछ हिस्सा आपको दे दे। अगर आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, पॉलिसी धारकों को कुछ हिस्सा दे दे, उसी को बोनस बोला जाता है। और ये एक पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी होती है, विद प्रॉफिट प्लान में हमें ये मिलता है। ठीक है, ये पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी में हमें बोनस मिलता है। बोनस क्या होता है, कंपनी का प्रॉफिट शेयर जो आपको एक्स्ट्रा मिलता है। इसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ये सम एश्योर्ड के साथ जुड़कर मैच्योरिटी या हमारी डेथ पे मिलता है। ठीक है, बाद में मिलता है। मैच्योरिटी जब हमारी पॉलिसी मैच्योर हो जाए या हमारी सडन डेथ हो जाए, तो उसके बाद जो हमें पैसा मिलता है, सम एश्योर्ड मिलता है, वो लास्ट में मिलता है। ठीक है, हर साल घोषित होता है, लेकिन पे आउट बाद में होता है, गारंटीड नहीं होता, कंपनी के प्रॉफिट पे वो डिपेंड करता है। इसमें अगर हम बोनस के प्रकार की बात करें तो एक होता है हमारा हर साल जो जुड़ता है, जिसको हम सिंपल रिवर्सनरी बोनस बोल देते हैं। ठीक है, ये हर साल घोषित होता है, सम अश्योर्ड के हिसाब से ये आपका जोड़ा जाता है और पॉलिसी खत्म होने पर मिलता है। मान लो आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है और आपको हर साल 40,000 का आपको क्या मिल रहा है, बोनस मिल रहा है। ठीक है, बोनस मिल रहा है, तो 10 साल में आपको कितना बोनस मिल गया, 4 लाख का बोनस मिल गया। इसका मतलब यही होता है रिवर्सनरी बोनस का मतलब। ठीक है, कि आपको कितना बोनस साथ में मिल रहा है। मान लो आपने, अभी मैंने बताया कि जैसे 10 लाख की पॉलिसी ली तो आपको 40,000 ईयरली बोनस मिल रहा है, तो 10 साल में आपको 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल गया। एक होता है हमारा टर्मिनल बोनस, यानी कि जो फाइनल बोनस होता है।
फाइनल बोनस क्या होता है? पॉलिसी के अंत में एक बार दिया जाता है, लंबे समय की पॉलिसी में मिलता है। इसके अलावा एक और होता है, कौन सा होता है? कंपाउंड रिवर्जनरी बोनस। कौन सा होता है? कंपाउंड रिवर्जनरी बोनस। ये क्या होता है? पिछले बोनस पर भी आपको अगर बोनस मिल जाए, मान लो आपने 10 लाख रुपए जमा करवाया और आपको 40 के ईयरली बोनस मिल रहा है, आपको इस बोनस पे भी मान लो ये 4000 बोनस और दे रहा है, ठीक है, या 1000 बोनस लगा लो कि ये 1000 और दे रहा है, तो 10 साल में आपका 1 लाख रुपया और ऐड हो गया, तो आपको कितना मिल गया? 5 लाख मिल गया ना लास्ट में। ये होता है हमारा कंपाउंड रिवर्जनरी बोनस, यानी कि पिछले बोनस पर भी आपको बोनस मिलता है और इसमें अमाउंट आपका धीरे धीरे बढ़ता है। तो बोनस सिर्फ पार्टिसिपेटिंग प्लान में ही मिलता है, टर्म इंश्योरेंस में आमतौर पर बोनस हमें नहीं मिलता, ठीक है। तो बोनस क्या होता है? बोनस आपकी पॉलिसी का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है जो मैच्योरिटी या डेथ क्लेम में आपको मिलता है। अब एक होता है सरेंडर वैल्यू, यानी कि समर्पण मूल्य। जो आपका सरेंडर वैल्यू है वो क्या होती है? सरेंडर वैल्यू समर्पण मूल्य है। ये पॉलिसी मैच्योरिटी से पहले छोड़ने पर जो हमें पैसा मिलता है, ठीक है। पॉलिसी मैच्योर होने से पहले या हम छोड़ देते हैं उस टाइम पे जो हमें पैसा मिलता है, सिंपल लैंग्वेज में समझो, सरेंडर वैल्यू यानी कि समर्पण मूल्य क्या होता है? ये वो पैसा होता है जो आपको तब मिलता है जब आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को समय से पहले बंद कर दें, सरेंडर कर दें, ठीक है। समय से पहले हम बंद कर दें, इसको आप लिख लो ताकि याद रह जाए। ठीक है, ये उस टाइम पे आपको पैसा दिया जाता है। यदि अगर आप पूरी अवधि तक पॉलिसी नहीं चलाना चाहते तो कंपनी आपको कुछ राशि वापस दे जाती है, ठीक है। कंपनी आपको कुछ पैसा दे देगी वापस। पॉलिसी बीच में छोड़ने पर जो पैसा वापस मिले वही सरेंडर वैल्यू होता है। आमतौर पर 2-3 साल प्रीमियम भरने के बाद अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं तो आपको कुछ पैसा वापस मिल जाता है। सरेंडर वैल्यू कितने प्रकार की होती है? इसके अगर हम टाइप्स की बात करें तो एक होती है हमारी गारंटीड सरेंडर वैल्यू, जिसको हम GSV भी बोलते हैं। जो ये GSV है ये क्या है? कंपनी द्वारा पहले से तय होता है। ये कंपनी द्वारा पहले से तय होता है और इसमें आपको एक निश्चित परसेंटेज के हिसाब से आपको प्रीमियम मिलता है। यानी कि मान लो आपने 1 लाख रुपए प्रीमियम भरा, 1 लाख रुपए प्रीमियम भरा, तो GSV आपको 30% मिल रहा है, तो आपको क्या मिलेगा? आपको 30,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। ये होता है हमारा ग्रांटेड सरेंडर वैल्यू। और एक होता है हमारा स्पेशल सरेंडर वैल्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं? SSV बोलते हैं, यानी कि कंपनी की पॉलिसी और बोनस के हिसाब से तय होता है। कभी कभी GSV से ज़्यादा ये मिल सकता है। फिर देखो सरेंडर वैल्यू क्या होती है? सरेंडर करने पर लॉस हो सकता है, बोनस का पूरा फ़ायदा हमें मिलता नहीं है, पॉलिसी बेनिफिट ख़त्म हो जाते हैं। मान लो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपका जो LIC है, आपने उसमें एक पॉलिसी ली, आपने 5 साल प्रीमियम दिया है, 5 साल तक आपने पैसे दिए हैं और 10 साल की आपकी पॉलिसी थी, तो 5 साल में आपने कुछ छोड़ दिया तो आपको कुछ परसेंटेज पैसा मिलेगा। वही क्या होता है? सरेंडर वैल्यू होती है। एक होती है पेड अप वैल्यू। जो ये पेड अप वैल्यू है ये क्या है? पेड अप वैल्यू होती है जब आप प्रीमियम देना बंद कर दें लेकिन पॉलिसी पूरी तरह बंद नहीं होती, ठीक है। पेड अप वैल्यू क्या होती है? जब आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ साल प्रीमियम भरने के बाद आगे प्रीमियम देना बंद कर देते हैं, पैसा देना बंद कर देते हैं, अपनी किस्तें देना बंद कर देते हैं, लेकिन पॉलिसी को बंद यानी कि सरेंडर नहीं करते,
तब पॉलिसी क्या बन जाती है, पेड अप पॉलिसी बन जाती है उसको, यानी कि पॉलिसी चालू रहती है पर कम रकम, यानी कि रिड्यूस सम एश्योर्ड के साथ वो चालू रहती है। ये रिड्यूस्ड अमाउंट पर पॉलिसी चलती रहती है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, प्रीमियम देना बंद कर दिया, पॉलिसी ख़त्म नहीं हुई है, बस उसकी वैल्यू कम हो जाती है। पेड अप बनने की शर्तें कैसी होती है, कम से कम 2-3 साल प्रीमियम भरना ज़रूरी होता है, उसके बाद पॉलिसी पेड अप हो जाती है। समझ गए? यानी कि पेड अप वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम बात करें पेड अप वैल्यू कैसे निकाली जाती है। पेड अप वैल्यू निकाली जाती है कि जो आपने भरा गया प्रीमियम है या भरे गए प्रीमियम या कुल प्रीमियम बाय कुल प्रीमियम इनटू में आपका सम अश्योर्ड, ये क्या होता है, पेड अप वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है। सिंपल समझो कि मान लो आपने 10 लाख का ले लिया, सम अश्योर्ड आपका ये 10 लाख, ये क्या है, सम अश्योर्ड है आपका 10 लाख का। ठीक है, पॉलिसी टर्म क्या है, पॉलिसी टर्म हमारी 20 साल की है। ठीक है, 20 ईयर्स की पॉलिसी टर्म है। अगले 5 साल तक तो आपने प्रीमियम भरा, यानी कि 5 साल तक तो आपने प्रीमियम भर दिया, फिर आपने भरना बंद कर दिया, तो आपकी जो पेड अप वैल्यू होगी, अब जो आपकी पेड अप वैल्यू होगी वो कैसे निकलेगी, आपकी पेड अप वैल्यू निकलेगी अब 5 साल तक आपने पैसा भरा, 20 साल की आपकी पॉलिसी टर्म थी, इनटू में आपका सम अश्योर्ड कितना था, 10 लाख का था। ठीक है, अब काट दो इसको। ठीक है, जितना भी आपका आता है, यानी कि 2.5 लाख, ये पैसा आपको मिल जाएगा। अब आपको प्रीमियम देना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका मैच्योरिटी होने पर बीमा जो आपका मैच्योर हुआ है या आपकी डेथ हो गई तो आपको 2.5 लाख रुपए मिल जाएगा। ये होता है पेड अप। यानी कि पेड अप में हम क्या कह सकते हैं, पॉलिसी चालू रहती है, पैसा बाद में मिलता है, लाभ कम हो सकता है। और सरेंडर वैल्यू में हम कह सकते हैं कि पॉलिसी बंद हो जाती है, पैसा आपको उसी टाइम मिल जाता है और प्रॉफिट आपका कम हो जाता है। बोनस अगर है, मान लो बोनस अगर आपको मिल रहा है, वो प्रोपोर्शनल आपको मिल सकता है, रिस्क कवर इसमें कम हो जाता है, लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा मिलता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि मान लो जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हमारी LIC है, इसमें पॉलिसी पेड अप करने का एक ऑप्शन मिलता है हमें। ये जब फॉर्म सारे भरवाए जाते हैं तो उस टाइम आपको ये सब चीज़ें उसमें लिखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो आपको आई गेस पेड अप भी आपको समझ में आ गया होगा। एक होता है रिवाइवल ऑफ पॉलिसी, यानी कि पुनर्जीवन, दोबारा आपसे मिलना, यानी कि लैप्स पॉलिसी को फिर से चालू करना ही क्या होता है, आपका रिवाइवल होता है, रिवाइवल ऑफ पॉलिसी होती है। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी क्या होती है, यानी कि जिसको हम पुनर्जीवन बोल देते हैं, ये होती है आपके पॉलिसी का पुनः जीवन। जब आप इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की लैप्स, यानी कि जो वो बंद हो चुकी है, उस पॉलिसी को फिर से चालू करवाते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवाइवल पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, इस यानी कि जो पॉलिसी प्रीमियम न देने से बंद हो गई थी और उसे दोबारा एक्टिव करना हो। सिंपल लैंग्वेज में समझो, पॉलिसी बंद हो गई हमारी, पैसे भरकर हम उसको फिर से चालू करवा दें, उसको हम बोलते हैं रिवाइवल। ठीक है, रिवाइवल कब होता है, जब आप समय पर प्रीमियम नहीं भरते, आपके ग्रेस पीरियड के बाद पॉलिसी लैप्स हो जाती है, बाद में आप उसे रिवाइव करा सकते हैं। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, आमतौर से 2 से 5 ईयर के बीच में आप रिवाइव करवा सकते हो। कंपनी के रूल्स पे डिपेंड करता है, जैसे LIC आपका क्या उस टाइम पे रूल निकाल रही है रिवाइवल का, ये उस पर डिपेंड करना पड़ता है। रिवाइवल के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, बकाया प्रीमियम देना पड़ता है, ड्यू प्रीमियम देना पड़ता है, पेंडिंग प्रीमियम देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है, कभी कभी हेल्थ सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है, मेडिकल टेस्ट देना पड़ता है। प्रीमियम न देने पर पॉलिसी बंद हो जाएगी। अब की बार रिवाइवल अगर नहीं करवाओगे तो प्रीमियम नहीं दोगे तो आपकी पॉलिसी बंद भी कर देंगे। इसके अंतर्गत आपका जो इसके तरीके हैं, अगर हम इसके तरीकों पे बात करें तो इसमें एक होता है आपका क्या, ऑर्डिनरी रिवाइवल। क्या होता है, ऑर्डिनरी रिवाइवल।
जो ये ऑर्डिनरी रिवाइवल होता है, ये क्या होता है, पूरा बकाया प्रीमियम आपको भरना पड़ता है प्लस इंटरेस्ट देकर। लिख लो, पूरा बकाया प्रीमियम प्लस इंटरेस्ट देकर जिसको आप रिवाइव करवाते हो। दूसरा होता है स्पेशल रिवाइवर। स्पेशल रिवाइवल क्या होता है, पॉलिसी की टर्म बदलकर रिवाइव, यानी कि साथ में नई स्टार्ट डेट आपको दे दी जाती है। नई स्टार्ट डेट के साथ ये होती है आपकी स्पेशल रिवाइवल। एक होती है आपकी लॉन कम रिवाइवल। लोन कम रिवाइवल क्या होती है, पॉलिसी के लोन से प्रीमियम एडजस्ट करके रिवाइव कर दिया जाता है। एक होता है हमारा इंस्टॉलमेंट रिवाइवल। इंस्टॉलमेंट रिवाइवल क्या होता है, बकाया प्रीमियम किस्तों में भरना होता है। ठीक है, तो रिवाइवल के बाद पॉलिसी फिर से फुल बेनिफिट आपको देने लगती है। देर करने पर एक्स्ट्रा चार्जेस या मेडिकल चेकअप आपका हो सकता है। समय पर रिवाइव करना आपका बेहतर होता है। तो सिंपल हम क्या कह सकते हैं, जो रिवाइवल होता है वो कैसी होती है, बंद पॉलिसी को दोबारा चालू करना। और लोन्स ऑन पॉलिसी क्या होती है, लोन्स ऑन पॉलिसी, लोन्स ऑन पॉलिसी यानी कि पॉलिसी पर ऋण पॉलिसी होल्डर लोन ले सकता है। ठीक है, जब आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को एक सिक्योरिटी के तौर पर रखकर या गिरवी रखकर बीमा कंपनी से कुछ पैसा उधार लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिसी लोन कहते हैं। यानी कि आपकी पॉलिसी ही आपका क्या बन जाती है, आपका जमानत बन जाती है, जिसको हम कोलेक्ट्रल बोलते हैं। ठीक है, आपकी पॉलिसी ही आपकी क्या बन जाती है, कोलेक्ट्रल बोल जाती है, यानी कि जमानत बन जाती है। इस टाइम पे पॉलिसी के बदले लोन लेना ही क्या होता है, लोन्स ऑन पॉलिसी होता है। ठीक है, लोन्स ऑन पॉलिसी क्या होता है, ये पॉलिसी होल्डर ले सकता है। इसमें कंडीशन क्या होती है, पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, जब पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू आपकी बन जाती है, आमतौर पर 2-3 साल प्रीमियम भरने के बाद बनती है। एंडाउमेंट या होल लाइफ प्लान्स में आपको ये मिलता है, पर टर्म्स प्लान में इसमें नहीं होते। ठीक है, जैसे आपको इसमें जो सरेंडर वैल्यू है आपकी ये 80% से 90% तक होती है। ठीक है, कंपनी के रूल्स पर डिपेंड करता है, जैसे आपकी LIC क्या रूल फॉलो कर रही है। मान लो अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल से समझो कि मान लो आपकी पॉलिसी की जो सरेंडर वैल्यू है, जो आपकी सरेंडर वैल्यू है वो कितनी है, वो 1 लाख रुपए है। तो आपको लगभग 80,000 से 90,000 का लोन मिल सकता है। ठीक है, 80 to 90% आपको लोन मिल सकता है। ये कंडीशन होती है, लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर इंटरेस्ट नहीं चुकाए तो लोन अमाउंट बढ़ता जाता है। ठीक है, लोन प्लस इंटरेस्ट अगर बहुत बढ़ जाए तो आपकी जो पॉलिसी है वो लैप्स भी हो सकती है। डेथ क्लेम के समय लोन अमाउंट कट भी जाता है। पॉलिसी चालू रहती है, बस उसमें लोन चल रहा होता है। ठीक है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, जल्दी लोन मिल जाता है भाई, कम डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, इंटरेस्ट रेट पर प्रपोजल लोन से कम होते हैं। पर इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे आपको एक इंटरेस्ट भरना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। ज़्यादा लोन लेने पर पॉलिसी रिस्क पे भी आ जाती है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझो कि पॉलिसी लोन क्या है, अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के बदले में लिया गया लोन है। ठीक है, इसके बाद का अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कितना रह गया, अभी तो ज़्यादा रह गया भाई, इससे आगे का हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, डबल इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, कैसे डबल कवर करते हैं इस चीज़ को। तो चलो मिलते हैं।